Hello, my name is Manoj Pandey. Today I am going to talk about organic chemistry, especially SN1 reaction mechanism. देखिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली सबसे ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमको रिएक्शन का मैकेनिज्म अच्छे से आना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जो फर्दर आने वाली प्रॉब्लम है दैट वी कैन सॉल्व इजीली। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है, रिएक्शन का कोई आंसर है, तो वो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो ये यहाँ पे आपको इस चीज़ से हेल्प मिलता है। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट वन बाय वन और आई विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम जो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो मैक्सिमम पॉइंट्स पॉसिबल होंगे, आई विल ट्राई टू कवर। तो सबसे पहले SN1 मैकेनिज्म है क्या? तो इट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, तो सबसे पहले इट्स अ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड इट इज यूनिमॉलिक्यूलर। तो पहला पॉइंट आपका क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इस रिएक्शन में ये जो रिएक्शन हो रहा है इसके मैकेनिज्म में सिर्फ एक मॉलिक्यूल ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मतलब इस रिएक्शन का अगर आप रेट देखोगे कि स्लो होगा या फास्ट जो भी है, तो इसका जो रेट बेसिकली होता है, ठीक है, आपका जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा वो हमेशा स्लो स्टेप होगा। तो वो जो है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और जो कि इस केस में अल्काइल हैलाइड है। तो सबसे पहले ये देखना है कि जैसे आप अभी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को देखते हो, आप बेंजीन को जानते हो, आप एल्डिहाइड को जानते हो, आप कीटोन को जानते हो, तो एक हमें जनरल आइडिया तो होना ही चाहिए कि उनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है। जैसे SN1 मैकेनिज्म है, जो ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक है, ये जनरली प्रेफर कौन करता है? ये करते हैं हमारे अल्किल हैलाइड्स। ठीक है, तो जनरली इट इज प्रेफर्ड बाय अल्काइल हैलाइड्स। दूसरा चीज ये है कि जैसे अभी अगर आप एक जनरल बात करोगे तो एल्डिहाइड एंड कीटोन वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज़्यादा पसंद करते हैं, बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो एक जनरल थोड़ा पहले तो आप आइडिया रखते जाओ कि कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा ज़्यादा प्रेफरेंस करता है। तो बाकी जो थोड़े बहुत एक्सेप्शनल केस होते हैं वो ओवर द टाइम आप स्टडी करके धीरे धीरे सीख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि जो अल्काइल हैलाइड है ये इनका मोस्टली जो होता है सब्स्टिट्यूशन ये करते हैं। अब होता कैसे ये SN1 मैकेनिज्म? पहला होता क्या है, जैसे एक हम रिएक्शन लेते हैं, ठीक है, ये आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में ले रहा हूँ। ठीक है, आप किसी भी अल्काइल हैलाइड को ले सकते हो। होता क्या है कि इसके साथ एक आपका न्यूक्लियोफाइल आता है। ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब हो क्या रहा है? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। मतलब ये जो अल्काइल हैलाइड है आपका, ये सब्स्टिट्यूट होगा किसके थ्रू? न्यूक्लियोफाइल के थ्रू होगा। तो इसमें क्या होगा कि फिर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो वापस से आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, और ये जो आपका हैलोजन है ये एज अ लिविंग ग्रुप ये बाहर हो जाएगा मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो ये जो सारा अभी है हमको ये देखना है कि ये स्टेप हो कैसे रहा है। तो आपका सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? हाँ, हम वी विल टॉक अबाउट कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है और सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है। ये रिएक्शन बेसिकली 2 स्टेप का होता है। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म हमेशा 2 स्टेप का होगा। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है? एक हम 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं। ठीक है, तो पहले स्टेप में आपका क्या होगा? जो फर्स्ट स्टेप है, और ये आपका जो है ये स्लो स्टेप है। रिमेंबर, इट इज अ स्लो स्टेप। तो ये आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप रहेगा। मैं एज अ RDS लिख रहा हूं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, मतलब जो आपके मॉलिक्यूल का रेट है वो इस स्टेप पे डिपेंड करेगा। अब इसमें होगा क्या? देखिए, इसमें क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में आपका क्लोरीन जो है वो बाहर निकल रहा है, तो आपको मिल क्या रहा है? एक आपको 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, प्लस आपका Cl- बाहर जा रहा है। ये आपका स्लो स्टेप हुआ, जो पहला स्टेप हुआ। ठीक है, तो देखो एक आप इसको ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हो, ये हमारा इंटरमीडिएट रहेगा। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म में टोटल 3 ट्रांजिशन स्टेट होंगे और 2 इंटरमीडिएट स्टेट रहेगा। तो वो एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कैसे हो रहा है। ठीक है, तो एक आपका ये आपका इंटरमीडिएट स्टेट हो गया। नाउ सेकंड स्टेप में आपका क्या होगा? और ये स्टेप बहुत ही फास्ट है, मतलब ये फट से हो जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेप आपका, अब आपके पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन है आपके पास, और हम इस बार न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, लेट्स से OH- ले रहे हैं। ठीक है, H2O ले रहे हैं, पानी, सॉरी। तो यहां पे क्या हो रहा है? पानी आ रहा है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। देखिए, ये मैं सिंपल OH- को भी यहाँ पे लगा सकता था, बट आई वांट कि जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म डील कर रहे हैं तो आप एक एक स्टेप को अच्छे से समझो कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, जनरली क्या होता है जब हम ये रिएक्शन लेते हैं तो हम कम से कम 2 वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है,
2 वाटर मॉलिक्यूल हम लोग कम से कम लेते हैं ये रिएक्शन में। हम कभी कभी जब भी हम ये दिखाते हैं तो हम सिर्फ 1 वाटर मॉलिक्यूल लिखते हैं, लेकिन आपके पास कम से कम 2 वाटर मॉलिक्यूल होने चाहिए। क्यों? दैट वी विल सी इन दिस। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर करेगा। देखिए ये आपका एक और ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, ठीक है। उसके बाद ये एक और इंटरमीडिएट है, तो ये इंटरमीडिएट तो हर कोई पहचान लेता है। ये वाला इंटरमीडिएट देखिएगा, इसमें क्या हो रहा है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन ने अभी 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, और ये तीनों ग्रुप यहाँ पे मिथाइल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये कार्बन, ठीक है, ये देखिए, ये इसमें क्या है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका दूसरा इंटरमीडिएट है, ये ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा, दूसरा वाला वाटर मॉलिक्यूल आएगा, जो कि मैंने आपको पहले बोला हुआ था कि हम इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका H3O+ बचेगा, और ये क्या कहते हैं इसको, और आपका जो लिविंग ग्रुप है Cl- रहेगा, ठीक है। फर्दर आप इसको HCl और H2O भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक और आपका ट्रांजिशन स्टेट हो गया, ठीक है। ये आपका क्या कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट हुआ। इसके पहले जब आया तो ट्रांजिशन स्टेट हुआ ये। तो आपको फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर रखिएगा, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल जब आया तो उस समय ऑक्सीजन के ऊपर 3 बॉन्ड है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये स्टेज उसको ज्यादा फेवर नहीं करता वो। तो यहाँ से क्या आ रहा है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है, उस H+ को ले रहा है ना। तो जनरली क्या होता है, जब हम SN1 मैकेनिज्म को देखते हैं तो ये समझना कि आप 3 ट्रांजिशन स्टेट का है और 2 इंटरमीडिएट का है, वो थोड़ा कंफ्यूजन करता है। आई होप कि ये पार्ट के थ्रू आप समझ सकते हो, एक आपका वो इंटरमीडिएट हो गया, एक आपका ये दो इंटरमीडिएट हो गए, ठीक है, और बाकी के आपके 3 ट्रांजिशन स्टेट हो गए। तो ये आपको क्लियर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है कि Cl- जो है सिंपली वो क्या हो रहा है, OH- से रिप्लेस हो जा रहा है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब अगर आप देखेंगे तो Cl- भी हमारा एज अ न्यूक्लियोफाइल है वहां पे, और जो आ रहा है OH-। तो एक चीज तो रिएक्शन में सिंपल है कि अगर आप न्यूक्लियोफाइल को हटा रहे हो, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो ये पक्की बात है कि आप न्यूक्लियोफाइल को हटा भी रहे हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप इलेक्ट्रोफाइल को हटाओगे तो आप इलेक्ट्रोफाइल को ही लाओगे, क्योंकि चार्ज तो आपको बैलेंस करना ही करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक ये पार्ट देखें कि होता कैसे है। एक हमारा फास्ट स्टेप है, एक हमारा स्लो स्टेप है, और जो स्लो स्टेप है वो आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो इस तरीके से कि मतलब SN1 जो है वो होता कितने में है, आपका 2 स्टेप में होता है, और इसमें जो है 1 स्टेप में। तो इसका अगर हम काइनेटिक्स देखें इसका, कि अगर इसका काइनेटिक्स क्या रहेगा, तो दैट इज लाइक वी कैन टॉक अबाउट कि जो इसका काइनेटिक रहेगा वो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मीनिंग कि इसका जो आपका ये रिएक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो रिएक्शन का रेट है, ROR लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन, वो आपका सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली ये रहेगा किसके, आपके अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे। और ये हमने देखा हुआ है एक्सपेरिमेंटली कि अगर हम इसमें जैसे अल्काइल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रिएक्शन का रेट डबल हो जा रहा है। बट अगर हम आपके न्यूक्लियोफाइल का अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन, जैसे इस केस में अगर हम पानी का कॉन्सेंट्रेशन कितना भी बढ़ाएं तो उससे आपके रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए आप इसको SN1 बोलते हो कि जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, दूसरे पे नहीं। ओके, तो ये आपका जो है ये चीज है कि काइनेटिक्स हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर, यूनिमॉलिक्यूलर है, ठीक है। इतनी चीजें आप थोड़ा सा समझते जाइए। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर सकते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, सॉल्वेंट का। देखो सॉल्वेंट का जो है रोल क्या है, SN1 में क्या है, SN2 में क्या है, E1 में क्या है, E2 में क्या है, E1CB में क्या है, सब में, ठीक है। सॉल्वेंट के रोल को एकदम ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके रिएक्शन में सॉल्वेंट का ये है कि अगर जब आप सॉल्वेंट चेंज कर देते हो तो सेम रिएक्शन डिफरेंट प्रोडक्ट देगा अगर आप सॉल्वेंट चेंज करते जाते हो। तो ये एकदम से ध्यान से देखो कि कोई, जैसे अभी हम SN1 कर रहे हैं, अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो हम ऐसा क्यों यूज कर रहे हैं, अगर हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो हम ऐसा क्यों यूज कर रहे हैं, या हम अगर नॉन पोलर ले रहे हैं। तो पहले हम थोड़ा समझते हैं कि सॉल्वेंट होते कितने टाइप के हैं, ठीक है। तो एक चीज आप समझो, जो सॉल्वेंट का पहला जो 2 टाइप होता है, एक होता है आपका पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, एक आपका पोलर सॉल्वेंट है, और दूसरा है जो आपका वो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल 2-4 अपने को पता होना चाहिए। एक तो अपना बेंजीन हो गया C6H6, दूसरा हमारा CCl4 हो गया, ठीक है, कोई पोलैरिटी नहीं है, सारी पोलैरिटी क्लोरीन की वजह से कैंसिल हो जा रही है। दूसरा हमारा कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल आप ले लो,
ठीक है, तो आपका वो नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया। अच्छा, इनको हम कहाँ यूज करते हैं? जनरली फ्री रेडिकल का जब भी आप देखते हो, फ्री रेडिकल रिएक्शंस, वहां पे नॉन पोलर सॉल्वेंट आप ज्यादा देखते हो, या तो आप हाई टेम्परेचर देखते हो, ठीक है। अब पोलर सॉल्वेंट आपका कैसा होगा? ऑब्वियस सी बात है, ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें पोलैरिटी होगी। पोलैरिटी कहाँ होती है? डिफरेंट एलिमेंट्स में। जैसे अगर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड है, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स रहते हैं तो वहां पे पोलैरिटी होती है, ठीक है। अगर बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन ही ऐसे जो दो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं भी, जनरली उनके जो बॉन्ड में वहां पे उनको आप पोलर नहीं बल्कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल कंसीडर करते हो। बाकी अगर आप डिफरेंट एलिमेंट यूज करोगे तो वो बेसिकली पोलर होते हैं। अब देखिए, पोलर में भी हमारे पास कैसे हैं कि दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक है ना, प्रोटिक सॉल्वेंट, और दूसरा है हमारा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है कि ऐसा सॉल्वेंट जिसमें पोलैरिटी तो है, ठीक है, पोलैरिटी तो है, दोनों में पोलैरिटी तो रहेगी, बट इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है, ठीक है, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, जहां पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देखोगे। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम कहां देखते हैं? दैट यू नो वेरी वेल, कि जहां पे आपका हाइड्रोजन जो होता है वो फोन से कनेक्टेड होता है डायरेक्टली। अगर आपका हाइड्रोजन फोन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। मतलब अगर जैसे मान लीजिए आपका फॉर एग्जांपल कि जैसे HF है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, डायरेक्टली फ्लोरीन से कनेक्टेड है। अब ये तीन ही एलिमेंट हमने क्यों लिए? क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। ऑन पॉलिंग स्केल जैसे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है इसके साथ जो भी बॉन्ड बनाएगा वो आपका ये इसका फ्लोरीन उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड पक्की बात है कि अपनी तरफ ले लेगा। उसके बाद हमारा ऑक्सीजन है 3.5, नाइट्रोजन है, ठीक है, तो दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जब इनके साथ बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन तो ये लोग टोटली उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ ले लेते हैं, जिससे इसके पास अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से ये दूसरे मॉलिक्यूल से जहां पे भी इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखता है ये उधर अट्रैक्ट हो जाता है। यह हमारा NH3 हो गया। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पक्की दिखेगी। अब एक आध जो थोड़े एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं, जैसे एक हमारा CH3 का ले लो, ठीक है। अब CH3 में क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो ये जो कार्बन है ये तीनों कार्बन क्लोरीन से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इस केस में ये जो मोस्टली कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है सारा का सारा क्लोरीन ने अपनी तरफ खींच लिया हो, तो ऐसे जगह पे भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख जाती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन कंप्लीटली एसिडिक है, बहुत आराम से H+ यहां से जा सकता है, ठीक है। तो ये एक आप केस है। अदरवाइज आपको याद क्या रखना है कि अगर हाइड्रोजन फोन से कनेक्टेड है तो वो जो है जो क्या कहते हैं उसको आपका ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनमें अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज है, तो वहां से आपका H+ जा सकता है। ऐसे सॉल्वेंट को आप क्या बोल रहे हो? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोल रहे हो, मतलब पोलैरिटी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो सॉल्वेंट आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा? पोलैरिटी तो होगी लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहेगी। मतलब यहाँ पे जैसे एक हमारा ईथर ले लो आप, समझो, ठीक है, तो ईथर है, ऑक्सीजन और कार्बन में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, पोलैरिटी तो है, बट यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन किसी से भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। DMSO हो गया हमारा, एसीटोन हो गया। तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के। अब देखिए यहां से समझते हैं कि हम अलग अलग क्यों लेते हैं। देखिए नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है आप कभी भी ऐसी जगह मत लीजिए जहां पे ना तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इनमें तो कोई चार्ज है नहीं। मतलब जैसे आपका बेंजीन है या CCl4 है तो इधर ना तो कहीं पॉजिटिव चार्ज है ना तो कहीं नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसी जगह पे अगर जहां पे आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल तैयार हो रहे हैं, ठीक है, जहां पे मॉलिक्यूल्स के ऊपर या तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, वहां पे आप नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है यूज करना वो अवॉइड करिए। दूसरी चीज क्या है, देखो अब जैसे ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का है, ठीक है, एक आप थोड़ा सा इस पे DMSO पे इस पे आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। अब थोड़ा हम देखते हैं कि आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लेते हो और पोलर अप्रोटिक क्यों सॉल्वेंट लेते हो। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है, ठीक है, वो जैसे एक हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे वाटर का एग्जांपल लेते हैं। तो ये वाटर जो है
यहाँ पे क्योंकि ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज है। मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर कहीं पे H+ की जरूरत है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बहुत आराम से दे सकता है। प्लस ऑक्सीजन का ये जो नेगेटिव साइड है ये भी अवेलेबल है, मतलब ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज को सॉल्वेट कर सकता है अच्छे से। अगर इसे आप एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहे हो तो दोनों सेंटर यहाँ पे। लेकिन जब आपके पास पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब आप देखोगे कि जो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, सल्फर का इतना बड़ा एटम है तो ये स्टेरिकली हिंडर्ड रहेगा और किसी का अगर नेगेटिव साइड है तो इसको इतने अच्छे से स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, बट पॉजिटिव साइड को ये बहुत अच्छे से स्टेबलाइज कर सकता है। तो होता क्या है कि जो आपका पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है वो नेगेटिव एनायन की रिएक्टिविटी को फास्ट करता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी को फास्ट करेगा, ये चीज है। और जो आपका ये पोलर प्रोटिक है ये आपका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को ये ड्यू टू H+ हाइड्रोजन के बॉन्डिंग की वजह से, इन सब की वजह से नेगेटिव चार्ज को ये ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है। तो ये एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हमारा सॉल्वेंट किस तरीके का है। अब देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपने देख लिया, पोलर अप्रोटिक देख लिया, और इनको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे इन तीनों को। तो एक थोड़ा थोड़ा आइडिया और कम से कम थोड़े एग्जांपल्स कि सॉल्वेंट के कौन से मतलब पोलर सॉल्वेंट रहेंगे और पोलर में कौन से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रहेंगे, कौन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट रहेगा, इसका थोड़ा हमको आइडिया होना चाहिए। नॉन पोलर का होना चाहिए, और थोड़ा जब भी आप रिएक्शंस लिख रहे हो ना तो एक आइडिया देखते रहो, अच्छा नॉन पोलर सॉल्वेंट कब आया, पोलर सॉल्वेंट कब आया। उससे क्या रहेगा, धीरे धीरे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती रहेगी। तो ये एक फायदा हो जाता है आपका। अब एक जैसे हमने एक स्टेप देखा, इसमें 2 इंटरमीडिएट बने थे हमारा। तो जो पहला इंटरमीडिएट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि उसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था। SN1 में आपका हमेशा कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। अब आपको ध्यान ये देना है कि जो आपका कार्बोकैटायन बन रहा है वो हाईली स्टेबल होना चाहिए, मतलब मॉलिक्यूल इवन इन इंटरमीडिएट स्टेप में, क्योंकि आपके पास या तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या नेगेटिव चार्ज आ रहा है कभी भी अगर आप इंटरमीडिएट स्टेप में जा रहे हो। SN1 के केस में आपको पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, तो मॉलिक्यूल ये चाहेगा कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन है मैं उस पोजीशन पे जाऊं, और उसके लिए अब वो कैसे कर सकता है, वो हाइड्राइड आयन H- शिफ्ट कर सकता है, CH3- शिफ्ट कर सकता है, फिनाइल एनायन शिफ्ट करा सकता है, वो कैसे भी करके, बट वो उसको करना चाहेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर एक हमारा एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं कि कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी की, कि जैसे हमारे पास मान लीजिए है CH3 यहाँ पे CH3 और ये CH2 और यहाँ पे Cl है, ठीक है। और इसके साथ हम ले लेते हैं एक हमारे पास मान लीजिए AgOH है। तो पहले स्टेप में आप क्या कर सकते हो कि Ag+, क्योंकि मेटल है, Ag+ हैवी मेटल्स हैं, एंड अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग का फजांस रूल होगा तो इसकी पोलराइजेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इनकी पोलराइजेबिलिटी बहुत हाई होती है क्योंकि इनके पास वैकेंट, ठीक है, इनके पास वैकेंट और वाइटल होते हैं, तो ये क्लोरीन को बहुत अच्छे से पोलराइज करेगा, और कुछ ये इसका जो है जो लोन पेयर है वो अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में अट्रैक्ट करेगा, तो ये बॉन्ड बहुत आसानी से लोग तोड़ देते हैं, ठीक है। जब भी अगर Ag रहेगा, Pb2+ रहेगा, जितने भी आपके हैवी मेटल साइंस रहेंगे वो इस रिएक्शन को बहुत आसानी से कैटलाइज करते हैं और ये बॉन्ड बहुत आसानी से ब्रेक हो जाता है। तो आपके पास अगर ये Cl- गया, हेटेरोलेटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो आपके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे इस केस में, देखिए अब CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहां से AgCl चला गया, ओके, तो यहां से AgCl चला गया, लेट्स से, ओके। AgCl आपका रेसिडुअल प्रोडक्ट है जिसको हम साइड में लिख दे रहे हैं यहाँ पे। अब आपके पास CH2+ है, देखो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है। 1 डिग्री कार्बोकैटायन मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो जिस कार्बन से कनेक्टेड है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो देखिए ये हाईली अनस्टेबल रहेगा, मॉलिक्यूल कभी भी इसको फेवर नहीं करेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा इस इंटरमीडिएट स्टेप में ही, अब वो क्या करेगा, यहां से अगर मान लीजिए ये मिथाइल इधर शिफ्ट हो जाए, ठीक है, देखिए, और क्या शिफ्ट हो रहा है, मिथाइल एनायन शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये एरो जब भी हम शो करते हैं, ठीक है, ये जब भी एरो हम शो करते हैं तो इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये एरो के मूवमेंट पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, CH3- यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है मींस यहाँ पे आपका बॉन्ड बना रहा है, तो आप इसे बोलते हो CH3- शिफ्ट। तो ये आपका कैसा बन जाएगा मॉलिक्यूल, CH3 और ये ध्यान दीजिएगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, इसलिए मैंने 2, मतलब यहाँ पे कार्बन का ये जो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इसका था, ये दोनों का दोनों शिफ्ट करके इस कार्बन को दे रहा है, ठीक है, ये शेयरिंग में डाल रहा है, तो ये इस तरीके, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है,
ठीक है। तो अब होगा क्या कि अब आपके पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ जो कि हाईली स्टेबल है, कोई टेंशन नहीं है। अब आप यहाँ पे OH माइनस को आप यहाँ पे लाके कर सकते हो, ठीक है। तो OH माइनस आपका यहाँ पे लगेगा, लेट मी मेक इट क्लियर। तो अब यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, आप देख रहे हो। अगर इसका फॉर्मल चार्ज देखोगे तो +1 आएगा, तो यहाँ पे जो शेयरिंग में है ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन डाल रहा है, OH डाल रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो जनरली क्या होता है, हम जल्दीबाजी में यहाँ पे OH लगा देते हैं, जो कि रॉन्ग रहेगा, क्योंकि आपके SN1 मैकेनिज्म में कभी भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये हाईली अनस्टेबल रहेगा, तो या तो बाई H, अब यहाँ पे मिथाइल था, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता, यहाँ पे बेंजीन रिंग होता, उस हिसाब से शिफ्ट होता। बट आप अल्टीमेटली हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जब आप SN1 डील कर रहे हो या E1 डील कर रहे हो, वहाँ पे जब भी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑलवेज केयरफुल कि वहाँ पे हो सकता है कि स्टेबल कार्बोकैटायन पे आप जा सकते हो। अगर 1 डिग्री है तो आप 2 डिग्री पे जा सकते हो, 2 डिग्री पे हो तो 3 डिग्री पे, अगर पॉसिबिलिटी रहेगी तो मॉलिक्यूल जरूर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो एक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का, एक ये कि आपको जो ये कार्बोकैटायन स्टेबल होना चाहिए और रीअरेंजमेंट। एक और अच्छा एग्जांपल है, आप थोड़ा सा देखिएगा इससे, और एक आप अपने से खुद से थोड़ा गेस करिएगा कि इसका क्या प्रोडक्ट होगा। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं NaOH के साथ, ठीक है। SN1 मैकेनिज्म होगा, मतलब कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। तो आप ये सोचिए कि एक हमारा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये दिखाता हूँ कि हम क्या गलती करते हैं। तो एक मैं बोलूँगा जो हमको लगता है कि जो हमको लग रहा है कि एक्सपेक्टेड हमारा प्रोडक्ट रहेगा, और एक जो रियल प्रोडक्ट हमारा बनता है, ठीक है। तो हम इस पे दोनों चीज़ों पे काम करेंगे कि हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होगा। ये देखो, अब यहाँ पे ये जो है हमारा स्टर ग्रुप है, ये हमारा लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। बाकी और तो कोई लिव होगा नहीं। तो यहाँ से हमारा जो है ये आपका फर्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेक होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है, जो निकल रहा है ग्रुप, उस पर ध्यान दीजिएगा। मिथाइल निकल रहा है एंड C डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव, ठीक है। तो इसको हम 3 लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज से कहें, एक ही बात है, ठीक है। ये हमारा लिविंग ग्रुप है, ये Lg ग्रुप है, ठीक है। क्वाइट स्टेबल है, तो ये आराम से लीव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब भी आप NaOH लेते हो, KOH लेते हो, तो ये क्या होते हैं, स्पेक्टेटर आयंस हैं, इनका कोई ज्यादा रोल नहीं होता। ये जहाँ पे अब यहाँ पे नेगेटिव पे रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव पे रहेगा तो इस पे इतना ध्यान नहीं देना। अब आपके पास बच क्या रहा है, OH माइनस बच रहा है, ठीक है, ओके। अब यहाँ से जब आपका ये ग्रुप रिमूव हो गया तो इसने ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो एक काम ये कर सकते हैं कि हम OH माइनस यहाँ पे लगा दें, ठीक है। OH माइनस हमारा यहाँ पे आ जाए, सबसे आसान है। और ये देखो, ये हमको एक हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिल गया। बाकी का जो आपका रेसिडुअल प्रोडक्ट है वो है, इनकेस आपके टीचर पूछते हैं कि बाकी के प्रोडक्ट भी क्या है, तो आपका वो बन गया, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन उठता है कि क्या ये बराबर है, या क्या इससे हम जो कार्बोकैटायन हमारा मिला था, क्या उससे ज़्यादा हम स्टेबल कार्बोकैटायन देख सकते हैं। तो बस एक थोड़ा सा देखिएगा कि जब भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया इस कार्बन पे, अब ये वाले जो यहाँ पे जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ पे अगर मूव करें, ठीक है। अब ये क्यों करेंगे वो भी हम देखेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर यहाँ पे ये करेंगे तो देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन था, एक इस कार्बन का था, एक इस कार्बन का था। तो जब डबल बॉन्ड आपने यहाँ पे फॉर्म किया तो इस कार्बन का तो इलेक्ट्रॉन अभी भी है, प्लस इसको मिल गया, तो इसका तो पॉजिटिव चार्ज चला गया, बट इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, ओके। तो मतलब दूसरा हमारा कार्बोकैटायन वहां पे मिल गया। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे बेंजीन के साथ और यहाँ पे फायदा क्या है। तो अगर आप देखोगे तो बेंजीन तो हमारा परफेक्ट एग्जांपल है कॉन्जुगेशन का, रेजोनेंस का, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। बट अब ये करने से क्या हो रहा है कि यहाँ डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, वापस से सिंगल बॉन्ड एंड फिर पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो जा रहा है, आपका एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बन जा रहा है आपका, ठीक है। मतलब ये वाला जो स्टेप करके आपने क्या किया, कॉन्जुगेशन को एक्सटेंडेड कर दिया। और जब भी कॉन्जुगेशन आपका एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है, मॉलिक्यूल आपका ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो प्रोडक्ट आपका ज्यादा फेवर रहेगा। तो OH आपका कहां पे आके लगेगा, OH आपका लगेगा यहां पे। तो ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट।
और एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में OH यहाँ पे लग रहा है। तो ये रीअरेंजमेंट करना, देखिए SN1 के जब भी आप SN1 करते हो तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा, और कभी भी अगर वहाँ पे डबल सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो कॉन्जुगेशन पे जरूर फोकस करिए कि क्या स्टेप करके करना है, क्योंकि बात ये होगी कि 90% आप यहाँ पे मारोगे, राइट आंसर ये दिया हुआ है, तो आता हुआ चीज़ भी गलत हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ की रीअरेंजमेंट की हमको अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। तो कभी भी जब भी आप SN1 से या E1 से डील कर रहे हो तो हमेशा ये ध्यान दीजिए कि आपका जो है कि रीअरेंजमेंट वाले पार्ट में हमेशा वो करिए, क्योंकि आप देखोगे मोस्टली जेईई मेंस में रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस तो एक दो आते ही हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ये पार्ट आपका काफी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, अभी एक और हम पार्ट देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसा रहेगा। तो एकदम सिंपल है ये बात कि आपको पता है कि अगर सबसे पहले स्टेबिलिटी देखनी है तो आप बेंजाइल की देखो, ठीक है, और उसी के ठीक कंपेयर में आप अलाइल कार्बन को भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज हो गया। उसके बाद हमारा कौन रहेगा, 3 डिग्री कार्बन रहेगा, फिर 2 डिग्री रहेगा और फिर 1 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो ये 1 डिग्री वगैरह तो कहने को रहते हैं, लेकिन जनरली आपका 3 डिग्री और 2 डिग्री तक तो आप जाओगे, ठीक है। तो ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहता है, और जब भी आप SN1 या E1 देखोगे तो ये दोनों फॉर्मेट हमारे लिए ठीक होते हैं। तो ये एक स्टेबिलिटी के लिए आप एक मतलब थोड़ा सा आइडिया लगा के रख सकते हो कि हाँ ये हमारा स्टेबिलिटी रहेगा तो ठीक रहेगा। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए रिंग की बात किया जाए, तो अगर रिंग की स्टेबिलिटी देखनी रहेगी तो ये तो जनरल आपको कहीं पे भी काम दे जाएगा कि जो 6 मेंबर रिंग रहती है वो ज़्यादा स्टेबल रहती है, फिर आपकी 5 मेंबर ज़्यादा स्टेबल रहती है, फिर हमारी 7 मेंबर रहती है, फिर हमारी 4 मेंबर रहती है, एंड फिर सो ऑन, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये अब ये जो एक ये आपका रिंग स्ट्रेन और ये सब की बातें हैं, इसको हम लोग स्टेबिलिटी और ये सब में डिस्कस करेंगे फिलहाल के लिए। तो ये चीज़ अच्छा, अभी और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि टेम्परेचर का, कि SN1 मैकेनिज्म आप कैसे करोगे, किस टेम्परेचर पे आप प्रेफर करोगे, टेम्परेचर हाई रहेगा तो लो रहेगा। तो ये ध्यान देना है कि SN1 मैकेनिज्म आपका लो टेम्परेचर पे प्रेफरेबल होता है। अगर आप हाई टेम्परेचर करते हो तो फिर E1 हो जाता है। तो E1 आपका किस पे आता है, हाई टेम्परेचर पे। ये एक, क्योंकि देखिए एक इसी से कनेक्टेड हम पॉइंट डाल सकते हैं कि SN1 का कंपटीशन सबसे बड़ा किसके साथ है, ठीक है। अगर इसका कंपटीशन आप देखोगे सबसे ज्यादा किसका है, तो इसका कंपटीशन है E1 के साथ। तो एक पॉइंट जो दोनों को अलग करता है वो है टेम्परेचर का, कि अगर आप लो टेम्परेचर रख रहे हो तो SN1 होगा, अगर आप हाई टेम्परेचर रख रहे हो तो E1 होगा। अब हाई टेम्परेचर E1 के लिए क्यों चाहिए रहता है, क्योंकि एलिमिनेशन में आप मल्टीपल बॉन्ड्स ब्रेक करते हो, ठीक है, 2 बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, तो इस वजह से वहां पे आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। SN1 में क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा कि आपको ज्यादा जरूरत लगेगी। अच्छा, अभी नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो कहना सही नहीं होगा, बट इट इज यस ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी रहेगी, मतलब कि जो SN1 आपका रहेगा मैकेनिज्म वो स्टीरियो स्पेसिफिक रहेगा या स्टीरियो सिलेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो पहला एक देख लेते हैं कि स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है, स्टीरियो सिलेक्टिव क्या होता है। एक कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा कार्बन है, तो एक यहाँ पे हमारा एक ग्रुप हो गया R1 हो गया, एक ग्रुप हमारा R2 हो गया, और इसके डैश पोजीशन पे एक ग्रुप हमारा R3 हो गया, और एक हमारा यहाँ पे वेज पोजीशन पे एक ग्रुप हमारा R4 हो गया। मतलब चारों डिफरेंट ग्रुप हैं, ये हमारा मीनिंग कायरल कार्बन है, ठीक है, एक समझते हैं। अब स्टीरियो स्पेसिफिक किसे बोलेंगे, कि मान लीजिए कि अगर एक कोई हमारा न्यूक्लियोफाइल है और वो ये सिर्फ और सिर्फ वो इसी साइड से आके अटैक कर सकता है और किसी से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से अटैक नहीं कर सकता, कहीं से नहीं। मतलब जब भी इसका अटैकिंग फिक्स है कि किधर से मॉलिक्यूल को अप्रोच कर सकता है, इन केस यू डोंट लाइक अटैक वर्ड, तो ये किधर से अप्रोच कर सकता है। अगर इसका अप्रोच, इसका अटैक या इसकी कनेक्टिविटी फिक्स है तो आप उसको बोलते हो स्टीरियो स्पेसिफिक। मतलब हमको पता है कि अगर मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो यहीं से कर सकता है। स्टीरियो सिलेक्टिव क्या होता है कि मान लीजिए हमको कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, ऐसे ही कार्बन में अगेन कि R1 है, R2 है, R3 है, और वेज पोजीशन पे हमारा R4 है, ठीक है, और एक इसका मिरर इमेज बन जाएगा, ठीक है, एक इसका मिरर इमेज बन जाएगा। तो जो इसका मिरर इमेज है और एक ये है, तो कोई भी एक मॉलिक्यूल, मान लीजिए मैं इसको R बोलता हूं तो ये S कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ये R रहेगा, या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेओ रोटेटरी बोलो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए R और S 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो कोई एक प्रोडक्ट होगा जो मेजर होगा,
ठीक है, कोई एक प्रोडक्ट मतलब बस नाम मात्र का थोड़ा बहुत, मतलब एक जो ये मॉलिक्यूल बनाएगा ये कोई एक दो एनेंशियोमर्स बनेंगे तो उसमें से कोई एक ही रहेगा जो एकदम मेजर रहेगा। जनरली अगर आप देखोगे जैसे SN2 के केस में तो जनरली 100% रहता है। सो स्टीरियो सेलेक्टिव क्या होता है कि आपको दो प्रोडक्ट मिल रहा है बट कोई एक प्रोडक्ट है जो मेजर मिल रहा है, एक प्रोडक्ट बहुत ही थोड़ा सा मिल रहा है। और स्टीरियो स्पेसिफिक क्या है, जहां पे अटैक मॉलिक्यूल कहां से आके कनेक्ट होगा, कहां पे अटैक करेगा वो फिक्स है। तो ये स्टीरियो सेलेक्टिव हो गया, ये स्टीरियो स्पेसिफिक हो गया। अब हम ये देखते हैं कि SN1 में क्या ये स्टीरियो स्पेसिफिक है, मतलब पहला क्या इसमें अटैक कहां से होगा ये पता है हमको। दूसरी चीज कि जो प्रोडक्ट बनेगा क्या कोई एक प्रोडक्ट मेजर बन रहा है 99%, 97%, 100% इस तरीके से। तो SN1 के केस में एक अच्छी बात यह है कि ना तो ये स्टीरियो सेलेक्टिव होता है और ना ही ये स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। ये चीज एकदम अच्छे से दिमाग में रहना चाहिए कि SN1 मैकेनिज्म ना तो स्टीरियो सेलेक्टिव रहेगा ना ही स्टीरियो स्पेसिफिक रहेगा। कैसे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए पहला स्टेप था जब अल्काइल हैलाइड गया, ठीक है, तो एक हम यहां पे बनाते हैं कार्बन, और अब जब पहला स्टेप में ये अल्काइल हैलाइड चला गया मतलब Cl- आपका बाहर जा चुका है, तो आपको क्या मिला था 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब 3 डिग्री जो ये कार्बोकैटायन है हमारा, अब इसका अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, ठीक है, तो अब ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, मतलब बॉन्ड एंगल आपका 120 डिग्री हो चुका है, ठीक है। अब यहां से Cl- आपका जा रहा है, ठीक है, आपका Cl- यहां से जा रहा है मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो एक एंगल हम ऐसे ले सकते हैं कि एक जो Cl- जा रहा है तो इसको एक हम टॉप एंगल ले लेते हैं, ठीक है, या छोड़िए ऐसे ही समझते हैं कि एक Cl- मान लीजिए यहां से निकल रहा है, ठीक है, Cl- आपका यहां से कनेक्ट था, तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो या तो इधर से अटैक कर सकता है, ठीक है, और या तो इधर से भी अटैक कर सकता है। अगर आपका मॉलिक्यूल यहां से अटैक कर रहा है, मतलब जहां से Cl- गया है वहीं पे भी मॉलिक्यूल भी आके लग रहा है, तो उसको आप क्या बोलते हो, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मतलब जैसा आपका स्ट्रक्चर पहले था वैसा ही अभी भी है, समझने के लिए कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे दो प्लेन में हमने दो एल्किल ग्रुप लिए R1 R2 डिफरेंट एल्किल ग्रुप, और यहाँ पे हमारा डैश पोजीशन पे मान लीजिए क्लोरीन था और विच पोजीशन पे हमारा कोई और हाइड्रोजन था लेट से। तो जो Cl- यहाँ से गया है इसी पोजीशन पे अगर OH- आ रहा है, ठीक है, इसी पोजीशन पे अगर OH- आ रहा है तो उसे आप बोलते हो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जहां से भाई Cl- गया है वहीं पे OH- आया, तो जैसे आपका मॉलिक्यूल का पहले स्ट्रक्चर था अभी भी वही है, ठीक है। तो ये कब होगा कि न्यूक्लियोफाइल वहीं से जाके लग रहा है जहां से वो निकला हुआ था, ठीक है। और अगर जहां से ये मॉलिक्यूल निकला है ये Cl- वहां से अगर वहां पे ना लग के, अभी मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए R2 यहां पे आ गया है, लेट्स से सिंगल बॉन्ड है उसके थ्रू रोटेशन, और OH क्या है उसके जस्ट अपोजिट लग रहा है, मतलब Cl- यहां से निकला, ठीक है, Cl- आपका यहां से निकला, OH- उसके जस्ट अपोजिट आके लग रहा है, अपोजिट साइड से, ठीक है, बैक साइड से, तो ये क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को आप क्या कहते हो, इन्वर्जन। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, जहां से Cl- जा रहा है उसके ठीक अपोजिट आ रहा है, तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, इन्वर्जन हो रहा है। अब देखिए हमने क्या कहा था कि SN1 मैकेनिज्म स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, स्टीरियो सेलेक्टिव होता है, दोनों का आंसर हम यहां से देख सकते हैं। ये स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कहां से अटैक होगा, यहां से अटैक होगा या यहां से अटैक होगा। अब जनरली होता क्या है कि देखो अगर आपका यहां से न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, मान लीजिए Cl- है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इधर से आएगा तो इसको रिपल्सन होगा, तो आमतौर पे रिटेंशन वाला या जहां से मॉलिक्यूल जा रहा है वो अटैक थोड़ा कम ही होता है। बट होता क्या है कि अगर आप देखोगे तो अगर इनका मतलब ये वाला अगर हम मान लीजिए इसको रिटेंशन को हम R प्रोडक्ट बोलते हैं और इसको हम S प्रोडक्ट बोलते हैं, तो दोनों का मिक्सचर क्या हो जाएगा, हमारा रेसमिक मिक्सचर हो जाएगा। तो जनरली होता क्या है कि ये प्रोडक्ट हमारा 20-30% बनता है और ये प्रोडक्ट हमारा 80% बनता है, ठीक है। इन्वर्जन ओवरऑल ज्यादा ही रहेगा क्योंकि ये मॉलिक्यूल को यहां से अप्रोच करने में सेफ है। तो देखो अब अगर मान लीजिए इसको मैंने R ले लिया, R प्रोडक्ट R कॉन्फ़िगरेशन में कंसीडर कर रहा हूं, तो ये हमारा S कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो मतलब इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाएगा, रेसमिक मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यू कॉल देम रेसमिक मिक्सचर। तो यहाँ पे R आपका 20% बन रहा है, S आपका 20, तो ऐसा भी नहीं है कि जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी कोई एक मेजर बन रहा है, नहीं, ये 20% हो सकता है, 30% हो सकता है। बट कैसा पहले की तरह कि स्टीरियो सिलेक्टिव आप जिसको बोलोगे जिसमें एकदम मेजर 95%, 97%, तो ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब कि एक प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा बन रहा है लेकिन एक प्रोडक्ट की भी जो क्वांटिटी है वो काफी सफिशिएंट
इंटरमीडिएट है। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो SN1 मैकेनिज्म है आपका, ना तो वो स्टीरियो सेलेक्टिव होता है ना तो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। बस ये ध्यान देना है कि ये जो हमारा स्टेप था इसको हमने एज ए इंटरमीडिएट स्टेप कहा था। यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जा रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज हो जा रहा है, ठीक है, आपका जो है s कैरेक्टर थोड़ा बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल चेंज हो जा रहा है। तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना रहता है कि किस पे कहां से क्या हो रहा है। तो आपको एक आंसर पता रहेगा तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। तो SN1 हमारा जो है वो आपका ना तो स्टीरियो सेलेक्टिव होगा ना तो स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। रीजन क्या है? क्योंकि ना तो इसमें अटैक फिक्स है कि कहां से होगा, मतलब बैक साइड होगा, फ्रंट साइड होगा, और ना ये हमको पता है कि प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें से कोई एक मेजर बनेगा। तो दोनों चीजें यहां पे नहीं है। अब SN1 की रिएक्टिविटी और हमें देखनी है कि अच्छी कब रहेगी। जितना बेटर लिविंग ग्रुप रहेगा उतना ज्यादा अच्छा ये रहेगा। लिविंग ग्रुप इन द सेंस कि अगर आप मान लीजिए अल्काइल हैलाइड पे फ्लोरीन लगा दियो तो ही इज नॉट वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो वहां पे आपकी रिएक्टिविटी वो करेगी। तो आप रिएक्टिविटी ऑर्डर एकदम सिंपल है, आप देख सकते हो कि अगर हम हैलोजेंस की बात कर रहे हैं तो I- सबसे बेटर ग्रुप होगा, Br- उसके बाद होगा, Cl- उसके बाद होगा, F- उसके बाद होगा। अगर आप दूसरे ग्रुप को ले लो, जैसे अभी ऑक्सीजन का ले लीजिए तो सेलेनियम का सबसे ज्यादा होगा, फिर सल्फर का होगा, फिर ऑक्सीजन का होगा। तो ये तो आप उनके साइज से भी देख सकते हो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो डायरेक्टली साइज पे डिपेंड करती है। जितना बड़ा मॉलिक्यूल उतने अच्छे से वो नेगेटिव चार्ज को उतना बढ़िया वो लिविंग ग्रुप रहेगा। तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या है कि जितने अच्छे लिविंग ग्रुप वो SN1 की रिएक्टिविटी को और हेल्प करेंगे। तो लिविंग ग्रुप वाला पार्ट जो है वो भी आप करिए रहेगा। अच्छा, एक पार्ट और है कि जैसे ये पॉइंट हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास हैवी मेटल है, आप मान लीजिए Ag+ को ले लीजिए, आप Pb2+ को ले लीजिए, ठीक है, तो ये रिएक्शन SN1 की रिएक्टिविटी को फास्ट करेंगे रेट को या स्लो करेंगे। तो देखिए आपके पास क्या है, 3 डिग्री आपका एल्किल हैलाइड है मान लीजिए, ठीक है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो वैसे अगर आप देखोगे तो ये बॉन्ड काफी अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है ये तीनों तरफ से मिथाइल ग्रुप से कनेक्टेड है, ठीक है, तीनों तरफ से मिथाइल ग्रुप से कनेक्टेड है, मतलब तीनों तरफ आपका इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, वीकली इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। आप इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से भी समझ सकते हो। तो ये जो बॉन्ड है ये जनरली क्या हो रहा है, क्लोरीन इसको खींच रहा है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, बट ओवरऑल अल्काइल ग्रुप इसको थोड़ा बहुत स्टेबलाइज कर देते हो। तो देखा जाए तो ये काफी अच्छा बॉन्ड होता है, इसीलिए इस स्टेप को आप स्लो स्टेप कहते हो। क्यों? क्योंकि ये जल्दी टूटता नहीं है। अब देखिए, बट होता क्या है कि जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, तो हैलोजेंस के पास हमारे 3 लोन पेयर होता है। अब ये जल्दी बॉन्ड तोड़ता है, लेकिन Ag+ की जैसे मैंने कहा था कि फजान्स रूल की वजह से इनकी पोलराइजेबिलिटी कैपेसिटी काफी अच्छी है, प्लस इनके पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो ये क्लोरीन को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो बॉन्ड पहले बहुत आसानी से नहीं टूटने वाला था अब वो आसानी से होगा। यही रीजन है कि वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है, H2O के कंपैरिजन में मेटल्स आपके ज्यादा अच्छा काम करते हैं। मतलब अगर आप Ag2O लोगे, ठीक है, आपने Ag2O लिया, ठीक है, Ag2O सॉल्यूशन लिया, आपने अगर Ag2O सॉल्यूशन लिया तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन का रेट काफी बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अपने वैकेंट p ऑर्बिटल की वजह से ये रिएक्शन को बहुत अच्छे से कैटलाइज करते हैं और रिएक्शन फास्ट होता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप देख सकते हो। इसे पोलर प्रोटिक वाले को मत लीजिएगा, उसका कंसेप्ट अपना अलग रहता है, ठीक है, कि पोलर प्रोटिक वाले में जैसे एक हमने बात किया था कि जैसे अगर मान लीजिए हमारा एक चीज और हम डिस्कस कर सकते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के ऊपर कि हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लेते हैं, ठीक है, ये एक पॉइंट था। सॉल्वेंट तभी हमने देखा कि सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम क्यों लेते हैं, क्योंकि जैसे एक चीज समझते हैं, यहां से क्लोरीन हमारा जा रहा है बाहर, ठीक है, क्लोरीन हमारा जा रहा है। अब इसको एक इंडस्ट्रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अपने थोड़ा फायदे नुकसान से, तो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि जब यहाँ पे क्लोरीन जा रहा है और हमने SN1 को कहा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब इसका जो रिएक्शन का रेट है वो सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। मतलब जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उसका कॉन्सेंट्रेशन से इससे कोई लेना देना नहीं है। माय पॉइंट इज दैट कि एक बार जब Cl- निकला, ठीक है, एक बार यहां से Cl- निकला और यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आया तो अब यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आए इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या गारंटी है कि Cl- वापिस ना आए, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका Cl- है, लेट्स से यहाँ पे आपका OH- है, तो दोनों आके कनेक्ट हो सकते हैं ना। तो ऐसा कैसे आप श्योरिटी दोगे कि नहीं Cl- नहीं आएगा। अब आप समझो कि मान लीजिए आपने लेट्स से 1 kg आपने अल्काइल हैलाइड लिया था, उसको आपको ये था कि मैं उसको 1 kg अल्कोहल में कन्वर्ट करूंगा, बट हुआ कि आपको दोनों 50-50% प्रोडक्ट मिल गए, तो एक
पॉइंट ऑफ बिजनेस ये तो लॉस हो गया ना, कि आपको बनाना था अल्कोहल, और मतलब दारू तो हम सबको बनानी है, ठीक है, तो उससे अच्छी बात क्या है, तो बनानी थी 100% बट बन रही है सिर्फ 50%, ठीक है, और 50% ये अल्कोहल बन रहा है लेकिन 50% अल्कोहल है। तो आप कैसे ये श्योर करोगे कि नहीं मुझे अल्कोहल ही बनाना है तो मैं अल्कोहल ही बनाऊं? तो देखिए वहां पे जो आपका ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है, देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, जैसे मान लीजिए हमने H2O लिया, अब ये जो Cl- निकला, ठीक है, Cl- पे नेगेटिव चार्ज है, और ये जो वाटर का ये जो हाइड्रोजन पार्ट है इनमें अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज है, इनमें अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज है, दैट यू नो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो ये ऑक्सीजन ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एक तरीके से अगर आप देखोगे तो क्लोरीन को पूरी तरीके से फ्लाइंग कर लिए है, ठीक है, मतलब चारों तरफ से इन्होंने क्लोरीन को घेर लिया है, जिसकी वजह से अब Cl- उतना फ्री नहीं है कि वापस आ सके, और ये इंश्योर करता है कि आपका OH- ही जाके कनेक्ट होगा। क्लियर है? तो ये एक फायदा होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का। जब मैंने आपको अभी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बता रहा था तो मैंने कहा था ये H+ वाला है, तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि आपको किस तरीके का रिएक्शन फेवरेबल चाहिए, किस तरीके का, तो वहां पे आपको ये पॉइंट आपको काफी हेल्प करता है। दूसरा, इसी से रिलेटेड आप एक चीज और कर सकते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला पॉइंट भी है, जैसे कि ये कार्बन और क्लोरीन को आप किस तरीके के सॉल्वेंट में डालोगे। तो जैसे हमारा पानी है, ठीक है, पानी, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 80 होता है। इसका मतलब क्या है एकदम लेमैन टर्म में, ठीक है, कि पानी के पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि मॉलिक्यूल को सेपरेट करने का मतलब, या सिंपल मैं कहूं कि मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड तोड़ने का काम वाटर सबसे बढ़िया करता है, ठीक है, मतलब इसकी 80 मीनिंग जो है इट इज हाईली, ये क्या करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है तो उसमें वाटर बहुत आसानी से उस चीज को ब्रेक कर सकता है। तो वो चीज अगर आपके पास भी अच्छा खासा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो ये चीज भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा। दूसरा एक पॉइंट और आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो SN1 रिएक्शन है वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा, इंडोथर्मिक होगा, या क्या होगा, ठीक है। तो उसमें अगर एक पॉइंट आप देखोगे तो जो पहला स्टेप है आप देखोगे यहाँ पे जो कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो पहला स्टेप तो आपका इंडोथर्मिक है, मतलब आपको एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ रही है ये बॉन्ड ब्रेक होने के लिए, ठीक है। केमिस्ट्री में कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे एनर्जी लूज होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग के टाइम पे एनर्जी आपको देनी पड़ती है। लेकिन दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, आपका OH- आके कनेक्ट हो रहा है। तो मैं ये चीज कह सकता हूं कि जो एक वीक बेस है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस को रिप्लेस कर रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, इसमें ज्यादा आपकी एनर्जी लूज होती है, दैट्स व्हाई ओवरऑल जो आपका SN1 रिएक्शन रहेगा वो एक्सोथर्मिक रहेगा। अब अच्छी बात ये होती है कि SN2 भी एक्सोथर्मिक ही होता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप ये रिएक्शन का रेट देखेंगे तो एक्सोथर्मिक रहेगा। तो सिंपल कुछ पॉइंट आप देख सकते हो SN1 के बारे में, जस्ट रिकैप करें कि SN1 क्या है, सब्स्टिट्यूशन है, यूनिमॉलिक्यूलर है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, लो टेम्परेचर पे होता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आप देखते हो, ठीक है, कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होना चाहिए, तो रीअरेंजमेंट बहुत आसानी से पॉसिबल है, हमने दो उस पे एग्जांपल देखा था। तीसरा चीज, टेम्परेचर आपको लो होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज आपका क्या है कि इसमें आप जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हो, ये सॉल्वेंट का ध्यान देना है, ठीक है। और उसके बाद ओवरऑल अगर आप देखोगे तो SN1 का जो कंपटीशन है वो इवन से है। तो आज के लिए SN1 में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट SN2 एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग के अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और आज ये तो नहीं आया है, उस पर हम MOT के बारे में थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।